Hello everyone. I hope you all must be doing well. So we were discussing light, reflection and refraction, which is a chapter of class 10th. So let's continue the discussion today. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर्स और प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमको सॉल्व करने हैं। तो हम लोग समराइज कर लेते हैं कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं। तो प्लेन मिरर्स बेसिकली फ्लैट मिरर्स होते हैं। इसमें किसी तरह का कोई कर्वेचर नहीं होता है। आपने इन मिरर्स को अपने घरों में भी देखा होगा, जिसमें कि उनके सरफेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो इसके दो सरफेसेस होते हैं। एक तो इसका ये फ्रंट वाला फेस है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। जहां से रिफ्लेक्शन होता है। और जो सेकंड सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्योंकि यहां पर कर्वेचर नहीं होता है, तो इस वजह से इसको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने डिनोट किया है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो मिरर्स होते हैं नॉर्मली इसके ऊपर सबसे पहले एक ग्लास की शीट होती है, जिसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। इस ग्लास की शीट के जस्ट नीचे एक सिल्वर की थिन लेयर होती है। थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। और ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि सिल्वर मेटल वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट होता है। इसको हम लोगों ने लास्ट टर्म में भी डिस्कस किया था। तो इस वजह से एक थिन लेयर यहाँ पर हम लोग इसके जस्ट नीचे, इस ग्लास स्लैब के नीचे, ये अगर ग्लास है तो इसके जस्ट नीचे हम लोग ये थिन लेयर जो है वो सिल्वर मेटल की जो है वो इसमें कोटिंग कर देते हैं। ग्लास के सरफेस के नीचे सिल्वर मेटल की एक जो है थिन लेयर हम लोग जो है लगा देते हैं। और इस सरफेस को, क्योंकि ये बहुत थिन है और फ्रेजाइल भी है, यानी आसानी से टूट सकती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके जस्ट नीचे रेड पेंट कर देते हैं। ये जो रेड पेंट है, ये सिल्वर की जो थिन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है। यहां पर जो मेन लेयर है जो रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल, क्योंकि सिल्वर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने लास्ट टर्म में डिस्कस की थी। तो हम लोग इसीलिए इसको यहाँ पर प्लेन मिरर कहा जाता है, क्योंकि इसका सरफेस फ्लैट होता है, फ्लैट सरफेस। प्लेन मिरर्स के केस में किस तरह की इमेज बनती है ये हम लोग लास्ट टर्म में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमको उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degrees. What is the angle of reflection? तो ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर को हम यहां पे बना लेते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सामने वाला, और ये पीछे वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो जो एंगल है वो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि सारे एंगल्स जो हैं वो नॉर्मल से लिए जाते हैं। नॉर्मल का मतलब मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है।
तो अगर ये नॉर्मल है जिसको हम यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं, तो सारे एंगल्स हम इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो है मेजर करते हैं। और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है ये एंगल जो बना रही है किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, ये कितना बना रही है, 30 डिग्रीज। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से वापस मीडियम में आ जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ होता है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल होता है, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू जो है वो एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्रीज है। एंगल आर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल आई यानी 30 डिग्रीज। तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हमसे पूछी जा रही है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंगल सारे नॉर्मल के साथ लिए जाते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। और अगर सपोज ये एंगल मिरर के साथ दिया होता, कि मिरर के साथ ये एंगल 30 डिग्री दिया होता, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ना होता, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता, 90 माइनस 30 डिग्रीज, जिसको कि हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। A ray of light strikes a plane mirror at 40 degrees to the mirror surface. What will be the angle of reflection? तो इस केस में एक प्लेन मिरर है और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस। स्ट्राइक कर रही है का मतलब है ये इंसिडेंट रे है। ये अगर नॉर्मल है जिसको एन से दिखा रहे हैं, तो इंसिडेंस का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्रीज टू द मिरर सरफेस। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि मिरर सरफेस के रेफरेंस में एंगल 40 डिग्रीज दिया हुआ है। मिरर सरफेस का मतलब ये जो फेस है या ये जो सरफेस है, ये मिरर का सरफेस है। इसके साथ जो एंगल जो इंसिडेंट रे बना रही है, जैसे इंसिडेंट रे अगर सपोज ये है, तो ये मिरर के सरफेस के साथ यानी इस सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना दे रखा है, 40 डिग्रीज इस केस में, ठीक है। यहां पर मिरर के सरफेस स्पेसिफाई कर रखा है। अगर मिरर का सरफेस यहां स्पेसिफाई नहीं कर रखा होता, तब उस केस में ये एंगल हम नॉर्मल के साथ में लेते। लेकिन यहां क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मिरर के सरफेस के साथ में ये एंगल 40 डिग्रीज है, तो हमें ये वाला एंगल 40 डिग्रीज देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम सारे एंगल्स जो है वो नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। जहां पर जैसे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर दोनों के दोनों जो है वो नॉर्मल से मेजर किए जाएंगे, न कि मिरर सरफेस से, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई कितना है इस केस में, एंगल आई नॉर्मल के साथ में जो एंगल होता है, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल यानी ये वाला एंगल, एंगल आई है, ठीक है। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये 40 डिग्रीज है और ये टोटल 90 डिग्रीज है, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है मिरर के सरफेस के,
यानी ये टोटल एंगल 90 डिग्रीज है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये अगर 40 डिग्रीज है तो एंगल आई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्रीज इक्वल टू 50 डिग्रीज, यानी ये एंगल जो है वो 50 डिग्रीज है। तो अगर एंगल आई 50 डिग्रीज होगा तो एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ये एंगल जो एंगल आई है ये भी नॉर्मल के साथ में मेजर किया जाता है और जो एंगल आर है वो भी नॉर्मल के साथ में ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये एंगल जो है वो 50 डिग्रीज होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 50 डिग्रीज। ठीक है, if an object is placed at a distance of 10 centimeters from a plane mirror, how far would it be from its image? एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि 10 सेंटीमीटर्स की दूरी पर एक प्लेन मिरर से रखा जाता है। ये प्लेन मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज? अब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने रूल्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स देखा था, वहां पर ये चीज क्लियर की गई थी कि जो इमेज होती है प्लेन मिरर के केस में वो उतने ही डिस्टेंस पर मिरर से बनती है जितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर्स पर है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर्स ही बनेगी। कहां से? मिरर से या मिरर के सरफेस से। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी मिरर के सरफेस से जितनी होती है उतनी ही मिरर की डिस्टेंस जो है उसकी इमेज से होती है। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मिरर का जो सरफेस होता है वो मिडवे होता है, यानी बीचों बीच में होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के। तो ये ऑब्जेक्ट है इधर और ये इसकी इमेज है। तो ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर्स है तो इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से जो है वो 10 सेंटीमीटर्स ही होती है। और ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की होगी प्लेन मिरर्स के केस में जो आप घरों में यूज करते हैं नॉर्मली, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां से भी मतलब ये चीज क्लियर हो जाती है कि जितनी दूरी आपकी उस मिरर के सरफेस से है उतनी ही दूरी आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज की भी है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इमेज की दूरी। तो पूछा गया है हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से कितनी दूरी पर है। यहां जो पूछा गया है ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि उसकी इमेज से कितनी दूरी है। तो ऑब्जेक्ट की अगर इमेज से दूरी देखी जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर्स प्लस 10 सेंटीमीटर्स यानी 20 सेंटीमीटर्स। तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। यहां पर मिरर से दूरी नहीं पूछी गई है इमेज की, यहां पर ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी पूछी गई है, तो वो 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। A ray of light strikes a plane mirror
such that its angle of incidence is 30 degrees. What angle does the reflected ray make with the mirror surface? तो जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर के सरफेस को, such that its angle of incidence is 30 degrees. तो ये नॉर्मल है यहां पर n, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्रीज दिया हुआ है, यानी नॉर्मल के साथ में। What angle does the reflected ray make with the mirror surface? रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से होगी। What angle does the reflected ray make with the mirror surface? इस मिरर के सरफेस के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रही है? तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है और मिरर का सरफेस ये है, तो ये एंगल पूछा गया है कि ये एंगल कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I की वैल्यू यहां पर 30 डिग्रीज दी हुई है जो कि नॉर्मल के साथ में है, तो एंगल R विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। एंगल R कौन सा होगा? नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, यानी ये एंगल जो है वो 30 डिग्रीज हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कौन सा एंगल गया है? ये वाला एंगल पूछा गया जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सरफेस के साथ बना रही है। तो वो एंगल अगर सपोज लेट द एंगल बी x डिग्रीज, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, यहां से हम देख सकते हैं कि दिस एंगल, अगर इस एंगल को x कह रहे हैं तो x प्लस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। x विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्रीज हो जाएगा। हम यहाँ से देख भी सकते हैं टोटल एंगल 90 है, और अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज इन क्वेश्चंस में देखने की जरूरत है कि हमको मिरर के सरफेस से एंगल पूछा जा रहा है या फिर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो पूछा जा रहा है। नॉर्मल के साथ जो भी एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर के सरफेस में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहा जाता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर is 30 degrees. The total angle between the incident ray and reflected ray will be, और यहां पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 30 डिग्रीज, बी है 60 डिग्रीज,
सी है 90 डिग्रीज और डी ऑप्शन है 120 डिग्रीज। यहां पर एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्रीज दिया हुआ है। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का जो एंगल प्लेन मिरर के साथ है, प्लेन मिरर ये है, तो ये एंगल जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्रीज। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ये वाली है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, ये अगर सपोज इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो टोटल एंगल पूछा गया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच का एंगल ये वाला, ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये एंगल जो है 30 डिग्रीज दिया हुआ है, तो ये अगर 30 डिग्रीज है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये टोटल 90 डिग्रीज है क्योंकि ये नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है मिरर के सरफेस के, तो टोटल ये 90 डिग्रीज हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्रीज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल के साथ में है, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसके बाद ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आई के बराबर हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो इसकी वैल्यू 60 डिग्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू भी 60 डिग्रीज है। तो ये टोटल एंगल हमसे पूछा गया है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो टोटल एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल यानी 60 डिग्रीज प्लस दिस एंगल विच इज अगेन 60 डिग्रीज। तो टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्रीज, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, अ बॉय विद अ माउथ 5 सेंटीमीटर वाइड stands 2 meters away from a plane mirror. Where is his image and how wide is the image of his mouth? और बी पार्ट में पूछा गया है द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द मिरर at a speed of 1 meter per second. At what speed will his image approach him?
तो ये जो बॉय है ये 2 मीटर्स अवे है एक प्लेन मिरर से। तो पहले हम इस प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो बॉय है ये प्लेन मिरर से 2 मीटर्स अवे है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर 2 मीटर दे रखा है। वेयर इज हिज इमेज, इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ये पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर के साथ में उतना ही डिस्टेंस उसकी इमेज का मिरर के साथ में होता है इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो इसलिए इसकी जो इमेज फॉर्म होगी ये मिरर के पीछे 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज इमेज will be 2 meters behind the mirror। तो इस पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया एंड हाउ वाइड इज द इमेज ऑफ हिज माउथ। तो यहां पे सपोज हम इसके माउथ को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका जो विड्थ है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो इमेज होगी उस इमेज के माउथ की विड्थ कितनी होगी, ये चीज यहां पे पूछी गई है। तो देखिएगा यहां पर क्योंकि विड्थ पूछी गई है माउथ की, तो माउथ के जितने भी पॉइंट्स हैं ये माउथ भी एक तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर हम सपोज ये मान लेते हैं कि ये माउथ जो है बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है और सबकी हम इमेज यहां पर देखते हैं, तो इसकी इमेज जो फॉर्म होगी ये बिहाइंड द मिरर इतने ही डिस्टेंस पे होगी जितने डिस्टेंस पर इसका माउथ है, यानी यहां पर होगी। ये जो सेकंड पॉइंट है इसकी इमेज भी इतने ही डिस्टेंस पर होगी। इसी तरह करते करते जितने भी पॉइंट्स इसके माउथ के हैं उन सबकी जो इमेजेस होंगी वो ऐसे फॉर्म होगी और तो फाइनल इमेज इसके माउथ की कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो विड्थ इसके माउथ की है उतनी ही विड्थ इसकी माउथ की इमेज की होगी। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर्स है तो ये भी 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। width of image of mouth will be equal to 5 सेंटीमीटर्स। और एक चीज यहाँ पर ये भी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो इसका माउथ है इसको हमने इस मिरर के सामने ऐसे नहीं रखा है। सपोज ये मिरर जो है वो इस तरह से वर्टिकल है जिसका कि ये फेस इधर से मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस केस में हमने इस माउथ को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है या दिखाया गया है यहाँ पर। क्योंकि ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो इसलिए वहां से क्लियर नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर सपोज मिरर को हमने इस तरह से रखा है तो उसके सामने जो है ये माउथ को हमने इस तरह से दिखाया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो इस पेन का जो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का डिस्टेंस जो मिरर के साथ में है वो इक्वल बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो ये चूंकि डिस्टेंसेस इक्वल है हर पॉइंट के, तो इसलिए इसकी इमेज के डिस्टेंसेस भी सारे के सारे इक्वल होंगे। इसलिए जितनी विड्थ इसकी होगी उतनी ही विड्थ जो है इसकी इमेज की हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर फिर से हम इस मिरर को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो जो ये बॉय है ये मिरर की तरफ को मूव करना शुरू करता है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वॉक करता है मिरर की तरफ को।
तो पूछा गया है कि जो इसकी इमेज है वो कितनी स्पीड से इसकी तरफ मूव करेगी। तो यहां पर इसकी इमेज को भी बना लेते हैं। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस उसकी इमेज का होता है। सपोज ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस इमेज का भी इससे डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि ये जो बॉय है ये मिरर की तरफ मूव करना शुरू करता है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ में, और ये जो स्पीड कितनी होगी, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर इक्वल टाइम में देखते हैं तो कितना कितना हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बॉय विल बी इक्वल टू जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है तो डिवाइडेड बाय जितना टाइम लेगा। इसी तरीके से जो ये इमेज है, इमेज की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, हम जानते हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से उतना ही जो है वो इमेज का रहता है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी, इसका भी जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है जो ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड अगर देखी जाए तो दोनों की स्पीड इक्वल होगी। जितनी स्पीड ऑब्जेक्ट की है या बॉय की है उतनी ही उसकी इमेज की स्पीड हो जाएगी। तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखने की है, वो ये कि ये पूछा गया है कि एट व्हाट स्पीड विल हिज इमेज अप्रोच हिम। ये इसकी इमेज इसकी तरफ किस स्पीड से आएगी, यानी इस इमेज की जो स्पीड है वो इस बॉय के रेफरेंस में कितनी है वो पूछा गया है। तो रिलेटिव स्पीड पूछी गई है। तो रिलेटिव स्पीड हम जानते हैं कितनी हो जाएगी, इसकी रिलेटिव स्पीड पूछी है तो स्पीड ऑफ इमेज माइनस स्पीड ऑफ बॉय। अब यहां से स्पीड ऑफ इमेज हम देख सकते हैं कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस स्पीड ऑफ बॉय कितना है 1 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर इसको साइन के साथ रखना है क्योंकि ये जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग माइनस ऑफ 1 रखेंगे। तो 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बॉय को अपनी इमेज अपनी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती हुई अपीयर होगी। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ये इसकी इमेज इसकी तरफ आ रही है, लेकिन ये बॉय भी उतनी देर में अपनी इमेज की तरफ 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इसको ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी तरफ आते हुए अपीयर होगी। An extended object in the form of an arrow pointing upwards has been placed in front of a plane mirror. Draw a label diagram to show the formation of its image. तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें दिया है कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब नॉर्मली जैसे एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है जो एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, और एक्सटेंडेड का मतलब हो गया कि एक ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ लेंथ है।
और ये जो है एक एरो के फॉर्म में है जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सटेंडेड का मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी कोई लेंथ है या फिर इसकी कोई विड्थ है या फिर इसकी कोई हाइट है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सपोज एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पॉइंट पर। तो इस ओ ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी उसमें से हमें किन्हीं भी दो रेज की जरूरत पड़ेगी और उन दो रेज की हेल्प से हम ये ट्रेस कर पाएंगे कि इसकी इमेज जो है वो किस तरह से फॉर्म होगी। तो इसमें से जो पहली रे है वो सपोज ऐसे इंसिडेंट होती है इस प्लेन मिरर के ऊपर। तो जिस भी पॉइंट पर ये यहाँ पर इम्पिंज हो रही है या जिस पॉइंट पर ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है वहां पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एन। और हम जानते हैं कि जो भी इंसिडेंट रे है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस पॉइंट को हम लोग पी नाम दे दे रहे हैं। तो पी पॉइंट पे इस तरह से ये रे इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। इसके बाद जो भी रे, हम लोग इससे पहले भी इस रिजल्ट को देख चुके हैं कि कोई भी रे अगर मिरर के ऊपर यानी प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। यानी अगर ये वाली रे मिरर पर 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलरली जो है वो इंसिडेंट हो रही है तो फिर ये रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी पाथ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो रेस को देख लिया। एक रे जिसको हम लोग ओ क्यू नाम दे दे रहे हैं, तो एक रे ओ क्यू है और दूसरी रे ओपी है। इन दोनों रेस की सहायता से हम इसकी इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मली इस पर इंसिडेंट होती है तो फिर वो उसी पाथ से वापस आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी मिरर है इससे जो ये रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है इसको हम लोग मिरर के पीछे जो है डॉटेड लाइन से शो करेंगे ऐसे, यानी एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे की तरफ। ये मिरर का पीछे का पोर्शन है और ये मिरर का सामने वाला पोर्शन है। तो इसके पीछे वाले पोर्शन को हमने एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, ऐसे हमने इसको शो कर रखा है। इसके बाद ये जो दूसरी रे है रिफ्लेक्टेड रे, हमें केवल रिफ्लेक्टेड रे से मतलब है। तो रिफ्लेक्टेड रे को हमने इस तरह से कर दिया है यहाँ पर, और ये जो दूसरी रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहे हैं। जहां पर ये दो रेज मीट करेंगे यानी इस पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट का नाम आर दे दे रहे हैं तो इस केस में आर जो पॉइंट है वो ये दिखाता है कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है। तो आर जो है वो ओ ऑब्जेक्ट की इमेज है। ठीक है, तो आर इज द इमेज of the object O। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हम इस तरह से स्टडी करेंगे। इसको अगर समराइज किया जाए तो हमें क्या करना है, हमें दो रेज लेनी है। एक रे जो कि किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और फिर उसके बाद में एक दूसरी रे जो नॉर्मली यानी 90 डिग्री पे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। दोनों की जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम लोग पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और जहां वो लाइंस, जो एक्सटेंडेड लाइंस है जहां वो मीट करेंगी वहां पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये है, और हम इससे पहले ये देख चुके हैं कि जो ये डिस्टेंस होता है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच का होता है, यानी ओ क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर। ये हम पहले भी देख चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसका लॉजिक भी समझ लिया है। तो इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में इमेज फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है। अब ये इस क्वेश्चन में ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो देखते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है।
अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर लिखा है कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि एक एरो पॉइंटेड अपवर्ड्स के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है, जिसमें एक एरो जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसा कि हमने देखा कि वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिल करके बनता है। जैसे अगर इस मार्कर को देखते हैं तो ये मार्कर जो है ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। या ये मार्कर जो है बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, और कितने पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है अगर कोई पूछे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इसका टॉप मोस्ट पोर्शन हो सकता है, और एक पॉइंट इसका जो है वो बॉटम मोस्ट पोर्शन भी हो सकता है, और इसके बाद में इंटरमीडिएट में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह से बिहेव करेंगे। तो अगर इसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करी जाएगी तो इसका एक एक पॉइंट जो है वो अलग अलग तरह से इमेज को फॉर्म करेगा, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के केस में, जहां पर कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहां पर नीचे एक डॉट से शो कर दिया है, और ऊपर जो है एक एरो से शो कर दिया है। ये इसका टॉप मोस्ट पोर्शन है और ये इसका बॉटम मोस्ट पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इसके बॉटम मोस्ट पोर्शन की जो इमेज है उसको स्टडी कर लेंगे कैसे बनेगी वो, और टॉप मोस्ट पोर्शन की इमेज भी हम लोग बना लेंगे इसकी। तो उससे हमें इसका जो है इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। तो सपोज ये वो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने हमने इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख दिया है। इसका बॉटम मोस्ट पोर्शन इसको हम ओ बोल दे रहे हैं, और टॉप मोस्ट पोर्शन जो जिसमें एरो है उसको हम पी नाम दे रहे हैं। अब P और O ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के केस में इनकी इमेजेस देखी थी, उसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ इन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर P पॉइंट को देखते हैं, तो P पॉइंट से भी हम लोग दो रेज लेंगे जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में लिया था। तो पहली रे सपोज इस तरह से इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, और जिस पॉइंट पर ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इसको हम लोग Q नाम दे रहे हैं। Q पॉइंट से ये रे जो है रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ अगर हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम N कह दे रहे हैं यहाँ पर, तो इस नॉर्मल से इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे, और इसको हम लोग यहाँ पर R बोल देते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि लेबल डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम इसकी लेबलिंग भी करते चले जाते हैं। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये हम देख चुके हैं, ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे है, तो 90 डिग्री नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम स्मॉल आई बोल देते हैं। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर दे रहे हैं। इसके बाद ये तो फर्स्ट रे हो गई जिसको हमने देखा। इसके बाद जो दूसरी रे नॉर्मली जो है इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पर, यहां पर ऐसे, ये 90 डिग्री है। तो ये रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी पाथ से ये रे वापस लौट आएगी। ठीक है, अब ये दोनों का हमने रिफ्लेक्टेड रे देख ली। अब इनके रिफ्लेक्टेड रे को हम प्रोड्यूस करेंगे मिरर के पीछे की तरफ को। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन से शो होगी, और ये जो दूसरी रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे करके इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ये दो रेज इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग एस नाम दे देते हैं।
तो ये जो S है, ये यहां पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है। और यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग A नाम दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि PA विल बी इक्वल टू AS। PA विल बी इक्वल टू AS। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का होता है मिरर के साथ में, उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज के साथ में होता है, ठीक है। तो ये पहले केस में इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हमने इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पोर्शन की इमेज फॉर्मेशन देखी तो वो इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद इसका जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है, उसका इमेज फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से होगा। तो एक रे जो मिरर के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, वो अगर यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन भी इसी तरह से होगा। इसको हम लोग, जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है, उसको हम बी नाम दे रहे हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, इसका इस पोर्शन का नाम, इसको इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके बाद में जो रे ओ पॉइंट से नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, यानी 90 डिग्री पर, वो रे क्योंकि उसी डायरेक्शन से वापस आएगी, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो ये इस तरह से हो जाएगी। इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर सी नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इस केस में भी हम क्या करेंगे कि जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जैसे ये एक रे है, ये है, एक रे ये है, यानी एक रे सीओ है और एक रे बीसी है, इनको हम क्या करेंगे, मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे करके, और ये जहां मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी ओ ऑब्जेक्ट की। तो इसको हम यहां नाम टी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि जो P ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज S बन रही है और O पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो T बन रही है। अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है OP वो पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज भी एक्सटेंडेड होगी। तो हम क्या करेंगे, S पॉइंट को T पॉइंट के साथ में ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको ऐसे अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से डिनोट कर देंगे। तो ये जो ST है, दिस विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये यहां पर इसकी फाइनल इमेज इस तरह से बनेगी। एक चीज और है यहां पर, क्योंकि ओ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर के साथ में, उतना ही डिस्टेंस उसकी इमेज का होगा। तो इसका मतलब है कि OC विल बी इक्वल टू CT, ठीक है। एंड ST विल बी द इमेज। P पॉइंट की इमेज S पर बन रही है, O पॉइंट की इमेज T पे बन रही है। इसी तरह से जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जैसे अगर इसके बीच में एक पॉइंट यहां पर हम लोग D मार्क कर लेते हैं, तो D की इमेज जो है वो भी यहां कहीं पर बनेगी, यहां बीचों बीच में, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा हमेशा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी इमेज भी बिल्कुल बीचों बीच में लगेगी। इसी तरह से जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सबकी इमेजेस यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इमेजेस आ जाएंगी। तो ST जो है वो इसकी फाइनल एक्सटेंडेड इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर हमें, क्योंकि एक लेबल डायग्राम की बात करी गई थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लेबलिंग कर देंगे सभी चीजों की। जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसी तरीके से ये जो है ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड है। यहां पर हम लिख देंगे कि ये जो है इमेज है, और OP जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और ये जो यहाँ ड्रॉ कर रखा है ये नॉर्मल है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो है नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल ये ड्रॉ करी है हमने लाइन, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, इसको हम एन डैश बोल दे रहे हैं। और ये मिरर है, या प्लेन मिरर इसको कहा जाएगा।
तो ये इसका फाइनल जो है लेबल डायग्राम हो जाएगा, और जो कि इसकी इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। सो वी हैव कवर्ड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेन मिरर्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।